नंबर ऑफ द एलिलिक फॉर्म। स्टार्ट बच्चों। नहीं नहीं, वही कंटिन्यू चलेगा अभी। कंटिन्यू। नंबर ऑफ द एलिलिक फॉर्म डिपेंड्स अपॉन ploidy level of the cell. Number of allelic form depends upon ploidy level of the cell. एक जो जीन था, इस जीन की जितनी भी फॉर्म थी, इन सभी फॉर्म को हमने क्या कहा था? एलिल। क्या कहा था? तो एलिल्स क्या है? फॉर्म ऑफ द जीन। एलिल्स क्या है? अब एक सेल में उसकी कितनी फॉर्म होगी, एक सेल में उसकी कितनी फॉर्म होगी, वो डिपेंड करेगा सेल का प्लोइडी लेवल क्या है। अगर सेल हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड में कितनी फॉर्म होगी, अगर सेल डिप्लॉइड है तो, अगर सेल ट्रिप्लॉइड है तो, और अगर सेल टेट्राप्लॉइड है तो चार। हमारे एनवायरनमेंट के ज्यादातर ऑर्गेनिज्म क्या है? डिप्लॉइड है। तो हमारी जो बेसिक स्टडी चलेगी वो किस पे चलेगी? डिप्लॉइड पे। तो इसका मतलब एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में एक जीन की कितनी फॉर्म होती है? दो ही फॉर्म होती है ना। अब क्या हर एक जीन की दो ही फॉर्म होती है, या कुछ जीन की फॉर्म दो से ज्यादा भी हो सकती है? अगर किसी फॉर्म की दो से ज्यादा जीन फॉर्म है, अगर किसी जीन की दो से ज्यादा फॉर्म है, तो दो से ज्यादा फॉर्म ऑर्गेनिज्म में है या पॉपुलेशन में है? दो से ज्यादा फॉर्म होना क्या कहलाता है? मल्टीपल एलिलिज्म। वो मल्टीपल एलिलिज्म इंडिविजुअल का फीचर है या पॉपुलेशन का फीचर है? अगर मैं पूछूं गैमेट में कितनी फॉर्म है, तो इंडिविजुअल में, गैमेट में, इंडिविजुअल में। अगर हमें इंडिविजुअल के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ ना, तो हम उसको बेसिक थिंग मान के चलेंगे। बेसिकली इंडिविजुअल इज द डिप्लॉयड। स्टडी हमेशा जनरल होती है, तो हमारी बेसिक स्टडी डिप्लॉयड पे होगी, ट्रिप्लॉयड पे होगी या टेट्राप्लॉयड पे होगी? तो एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में दो ही फॉर्म हो सकती है, दो से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती। इज इट क्लियर? आज उधर शुरू हो जाएगा तेरा, क्या करना था तेरे को? वो तो हो गया पूरा। एग्जाम शुरू करूंगा आज, सेकंड क्लास। वो खोपचे वाला। हाँ, 505 होगा शायद, वो कोड़े वाला। 505। डन। रे पहलवान, तेरे अरे दूसरे पहलवान पाल लिए तूने? अरे तेरा अगली बार सिलेक्शन नहीं हुआ ना इस बार? यहाँ दो तो खड़े होते, अगली बार से चार दिखेंगे। हैं? नेक्स्ट। होमोजाइगस। होमोजाइगस। चलो बेटा, बोर्ड पे देखेंगे सारे बच्चे। हमारी जो बेसिक स्टडी है, वो बेसिक स्टडी किस पर है? हैप्लॉइड पर है, डिप्लॉइड पर है? एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में एक जीन की कितनी फॉर्म होगी? दो। अगर ये दोनों की दोनों फॉर्म सिमिलर है, तो ये क्या कहलाएगा? होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस? अगर डिसिमिलर है तो? अगर सिमिलर है तो? और डिसिमिलर है तो? अब ये जो होमोजाइगस इंडिविजुअल है, जब इसमें मियोसिस होगा, तो मियोसिस होने के कारण ये दोनों फॉर्म साथ रहेंगी, अलग हो जाएंगी। तो जब इसमें गैमीट बनेंगे, क्या बनेंगे? तो गैमीट में ये दोनों फॉर्म एक साथ रहेंगी, अलग हो जाएंगी। तो गैमीट में बच्चों दोनों फॉर्म आएंगी या एक आएंगी? एक ही फॉर्म आएगी। इन दोनों का अलग होना कहलाता है सेग्रीगेशन। क्या कहलाता है? ये दोनों फॉर्म कहां है? होमोलोगस क्रोमोजोम पर। कहां है? और मियोसिस का काम क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोजोम को अलग करना। होमोलोगस क्रोमोजोम को। तो क्या यहां पर बनने वाले दोनों गैमेट सिमिलर है या डिसिमिलर है? तो क्या मैं कह दूं होमोजाइगस हमेशा एक ही तरह के गैमेट बनाएगा? होमोजाइगस हमेशा, अगर इनकी ये दोनों फॉर्म डिसिमिलर है,
अगर ये दोनों फॉर्म डिसिमिलर है तो क्या कहलाएगा, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस? हेट्रोजाइगस एक तरह के गैमीट बनाएगा या दो तरह के? हेट्रोजाइगस कितनी तरह के? यहां क्या आ गया कैपिटल डी, यहां क्या आ गया कैपिटल डी, बनने का चांस 1/2, स्मॉल डी बनने का चांस। आपको कोई भी जेटी का क्वेश्चन करना है ना लाला, फ्रैक्शन में चलना है हमेशा। क्यों? फ्रैक्शन में आते ही आपका आंसर तुरंत आएगा, कैलकुलेशन जीरो है, कैलकुलेशन जीरो है। हमेशा फ्रैक्शन में काम करो, कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ेगी, कैलकुलेशन अपने आप होगी। इज इट क्लियर? होमोजाइगस को कहा जाता है प्योर, क्या कहा जाता है? हेट्रोजाइगस को कहते हैं हाइब्रिड, क्या कहते हैं? क्या हम सभी करेक्टर के लिए प्योर हैं? क्या हम सभी करेक्टर के लिए हाइब्रिड है? हम कुछ करेक्टर के लिए प्योर हैं, तो कुछ करेक्टर के लिए वो डिपेंड करेगा हमारा कॉम्बिनेशन कैसे बना। अगर हमें एक करेक्टर की दोनों फॉर्म सिमिलर मिल गई तो हम क्या होंगे, और डिसिमिलर मिल गई तो क्या हम सभी करेक्टर के लिए प्योर हो सकते हैं? क्या हम सभी करेक्टर के लिए हाइब्रिड हो सकते हैं? ये तो रैंडम चांस है, ये तो रैंडम है, कुछ के लिए प्योर तो कुछ के लिए, है ना, लिखेंगे होमोजाइगस में। पहला पॉइंट, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म having similar allelic form of the gene. Diploid organism having similar allelic form of the gene. Second point, also called pure. तीसरा point, pure always form one type of gamete. Pure always form one type of gamete. Is it clear? इधर वाला बनेगा दिमाग में, पूरे चैप्टर में एक बात हमेशा दिमाग में रखना कि एलिलिक फॉर्म क्या है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पर है, होमोलोगस क्रोमोसोम के। और जब कभी मियोसिस होगा तो होमोलोगस क्रोमोसोम साथ रहेंगे या अलग होंगे, यही क्या कहलाता है, सेग्रीगेशन। क्या कहलाता है? तो सेग्रीगेशन किसका फीचर है, मियोसिस का। किसका फीचर है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किसने दिया था? मेंडल ने। लेकिन जब मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था तो क्या तब मियोसिस डिस्कवर हुआ था, नहीं हुआ था? मियोसिस डिस्कवर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन 1865 में आया और मियोसिस 1890 में आया। 18, तो एक स्टेटमेंट आता है कि मेंडल का काम अपने टाइम के कंपेयर बहुत ज्यादा एडवांस था, इसलिए मेंडल का काम किसी को समझ में नहीं आया था, टाइम से बहुत ज्यादा एडवांस। हेट्रोजाइगस, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैविंग dissimilar allelic gene of a character. Diploid organism having dissimilar allelic gene of a character. वहां क्या था बच्चे, सिमिलर, और यहां क्या है, डिसिमिलर। दूसरा, ऑल्सो कॉल्ड हाइब्रिड, ऑल्सो कॉल्ड हाइब्रिड। ठीक है। और तीसरा पॉइंट, हाइब्रिड ऑलवेज फॉर्म टू टाइप ऑफ गैमेट। हाइब्रिड always form two type of gamete. Hybrid always form two type of gamete. बना दीजिए। हाँ बच्चों, प्योर हमेशा कितनी तरह के गैमेट बनाएगा,
और हाइब्रिड हमेशा क्लियर है। अब बोर्ड पर, अब आपको पहचानना है कि जो कॉम्बिनेशन में दे रहा हूं वो प्योर है या वो हाइब्रिड है। बोर्ड पर ये बताओ बच्चों, ये क्या है, प्योर है या हाइब्रिड है? ये बोलिए, ये बोलो, प्योर है या हाइब्रिड है? वेरी गुड, ओवरऑल हाइब्रिड में आएगा। बट ये मोनो हाइब्रिड है या डाई हाइब्रिड है? मोनो हाइब्रिड है। क्या है ये बोलो, ये प्योर है या हाइब्रिड है? मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड? वेरी गुड, ये डाई हाइब्रिड। क्या है ये? डाई हाइब्रिड। इज इट क्लियर? अब बोर्ड पर दोबारा देखना, जैसे ये एक क्रॉस है ना, मैंने इस प्लांट का सिलेक्शन किया, इसका मतलब यहां मैं कितने करेक्टर का सिलेक्शन कर रहा हूं, एक या दो? इसका मतलब मेरा क्रॉस क्या है, मोनो हाइब्रिड है या डाई हाइब्रिड है? बट प्लांट मेरा मोनो हाइब्रिड है, क्रॉस मेरा, प्लांट मेरा डाई हाइब्रिड क्रॉस। और डाई हाइब्रिड प्लांट दो अलग वर्ड है। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब ऐसा क्रॉस जिसमें हम दो करेक्टर की इनहेरिटेंस स्टडी करेंगे, और डाई हाइब्रिड प्लांट का मतलब ऐसा प्लांट जो दो करेक्टर के लिए हाइब्रिड है। ये क्रॉस आपका डाई हाइब्रिड है या ट्राई हाइब्रिड है? बट प्लांट आपका, ये क्रॉस आपका डाई हाइब्रिड है या मोनो हाइब्रिड है? बट प्लांट आपका प्योर है। प्लांट क्या है ये? क्रॉस क्या है? बट प्लांट क्या है? तो डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड प्लांट, दोनों चीजें अलग है। ओके, ये वर्ड क्या है? और एक वर्ड आता है होमोलोगस। क्या वर्ड आता है? होमोलोगस आर विद रेस्पेक्ट टू द क्रोमोजोम, होमोजाइगस विद रेस्पेक्ट टू द एलिलिक फॉर्म। होमोलोगस किस लेवल पे आएगा, क्रोमोजोम लेवल पे या एलिलिक फॉर्म लेवल पे? और होमोजाइगस कंफ्यूजन क्रिएट होता है। क्लियर? हेमीजाइगस, हाँ हेमीजाइगस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म having similar, sorry, diploid organism having single allelic gene, diploid organism having single allelic gene of a character। हाँ बच्चों, एक सिंपल नियम क्या कहता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म, तो उसमें एक फॉर्म होनी चाहिए या दो फॉर्म होनी चाहिए? दो फॉर्म। लेकिन अगर डिप्लॉयड में एक ही फॉर्म रहेगी तो वो क्या कहलाएगा? हैमी। ये मेल और फीमेल का पंगा है। फीमेल में कितने क्रोमोजोम है? 44 प्लस एक्स एक्स। मेल में भी कितने हैं? बट 44 प्लस, ये 44 क्रोमोजोम मेल और फीमेल दोनों में एग्जैक्टली सेम है। लेकिन यहां पर फीमेल क्या है? एक्स एक्स। मेल क्या है? अगर एक्स क्रोमोजोम में यहां पर किसी करेक्टर का जीन है तो उस करेक्टर का जीन यहां पर भी होगा, नहीं होगा? तो इसके लिए फीमेल में कितनी फॉर्म होगी, एक या दो? लेकिन अगर मेल की बात करूं तो मेल में कितनी हो जाएंगी, दो या एक? मेल हैप्लोइड है या डिप्लोइड है? कितनी फॉर्म होनी चाहिए? बट कितनी फॉर्म है? हैमी, हाफ। हेमीजाइगस कंडीशन कौन दिखाएगा, मेल या फीमेल? वेरी गुड, दूसरा क्वेश्चन, मेल सभी करेक्टर के लिए हेमीजाइगस होगा या उन करेक्टर के लिए जिनका जीन सेक्स क्रोमोसोम पे है? जिनका जीन
हीमोफीलिया एंड द कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया एंड द हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस का जीन एक्स क्रोमोसोम पर है। किस पर है? तो जीन मेल में है, फीमेल में है, या दोनों में है? बट इक्वल है या अनइक्वल है? फीमेल में कितने हैं? मेल में। मेल हैप्लोइड है या डिप्लॉइड है? बट फॉर्म केवल। तो क्या कंडीशन कहलाएगी? क्या कंडीशन कहलाएगी? एग्जांपल, ह्यूमन मेल फॉर हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। ह्यूमन मेल फॉर हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। ह्यूमन मेल फॉर हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। इसका खूब डिटेल कॉन्सेप्ट आएगा सेक्स लिंकेज में। बस यहां केवल याद रखना है कि हेमीजाइगस मेल दिखाएगा, फीमेल कभी हेमीजाइगस नहीं होती। हेमीजाइगस केवल मेल होता है, मेल सभी करेक्टर के लिए हेमीजाइगस नहीं होता। ठीक है, चलें। बोर्ड पर देखो सारे बच्चे, ये एक प्लांट है कैपिटल टी, कैपिटल टी। ये प्लांट क्या है बच्चों, टॉल है या ड्वार्फ है? वेरी गुड। ये दूसरा प्लांट है स्मॉल टी, स्मॉल टी। ये टॉल है ड्वार्फ है? दोबारा वर्क करेंगे। इस प्लांट के पास टॉलनेस का जीन, ड्वार्फनेस का जीन है, या दोनों का है? तो ये प्लांट क्या है? प्योर नहीं यूज करना भी, है ना? टॉल या ड्वार्फ? इसके बाद टॉलनेस का जीन है या ड्वार्फनेस का? तो ये प्लांट क्या है? ये होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है? ये भी। अब ये तीसरा प्लांट है। अब बताओ ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है? इसके बाद टॉल का जीन है या ड्वार्फ का जीन है? बट ये प्लांट कैसा है? प्लांट कैसा है? जीन टॉल का है, ड्वार्फ का है, दोनों का है। ब्लड प्लांट कैसा है? तो हेट्रोजाइगस में दोनों का एक्सप्रेशन आ रहा है या एक का? जिसका एक्सप्रेशन हेट्रोजाइगस में आता है वो कहलाता है डोमिनेंट। क्या कहलाता है? और जिसका एक्सप्रेशन नहीं आएगा वो, यहां पर क्या सिमिलर फॉर्म है, डिसिमिलर फॉर्म है? बस यही लॉ ऑफ डोमिनेंस है। इन केस ऑफ डिसिमिलर ओनली वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ व्हाइल अदर डू नॉट। जो एक्सप्रेशन देगा वो, जो एक्सप्रेशन नहीं देगा वो। यहीं से तो मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस निकाला था कि जब उसने प्योर टॉल का क्रॉस प्योर ड्वार्फ से करवाया। ये कौन सा गैमेट बनाएगा? कैपिटल डी। यहां से बोलो, दोनों का फ्यूजन हुआ तो क्या बन गया? कैपिटल डी। ये कौन सी जनरेशन बन गई आपकी? F1 के पास टॉलनेस का जीन है, ड्वार्फनेस का जीन है, या दोनों का है? F1 प्योर है या हाइब्रिड है? एक्सप्रेशन दोनों का आएगा, एक का आएगा? जिसका एक्सप्रेशन आएगा वो, जिसका एक्सप्रेशन नहीं आएगा वो, जिसका एक्सप्रेशन आएगा वो, जिसका एक्सप्रेशन नहीं आएगा वो। डोमिनेंस या रिसेसिव हमेशा हेट्रोजाइगस से डिसाइड होती है, होमोजाइगस से कभी भी डिसाइड। ये तो वो एग्जांपल है जो बचपन से पढ़कर आए हो, तो एग्जांपल बदल दें। अब आप पहचानेंगे कि कैसे हम टॉलरेंस और डोमिनेंस रिसेसिव को डिसाइड करते। मैं एक करेक्टर ले रहा हूं, कलर। कलर को कोई एक जीन कंट्रोल कर रहा है। इस जीन की तीन फॉर्म है, आर, R1, R2। आर से कलर आ रहा है रेड, इससे कलर आ रहा है येलो, इससे कलर आ रहा है ब्राउन, ये पिंकी। ओके, तो बताओ कैपिटल आर कलर बोलो, कैपिटल R1 R1, R2 R2। बताओ तीनों में से कौन डोमिनेट है? होमोजाइगस से कभी डिसाइड? चलिए, आर R1। अब ये बोलो होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है? बोलो कौन डोमिनेंट है? नहीं बता सकते? मैं कहता हूं ये कलर रेड है, आर डोमिनेंट है। ये कलर येलो है, तो अगर रेड है तो, और येलो है तो, R1 R2। बताओ कौन डोमिनेंट है? मैं कहता हूं इसका कलर ब्राउन है, तो अगर इसका कलर येलो है तो, R R2 कौन डोमिनेंट है? नहीं बता सकते? इसका कलर रेड है तो,
और अगर ब्राउन है तो किससे डिसाइड होगा, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस? हेट्रोजाइगस का मतलब सिमिलर है डिसिमिलर है? डिसिमिलर में एक्सप्रेशन दोनों का आएगा, एक का आएगा, किसका आएगा, किसका आएगा? अबे चुप करो, दोनों का एक का, जो जिसका एक्सप्रेशन आएगा वो, जिसका एक्सप्रेशन आएगा वो, मान लो क्या माना, बहुत ही सिंपल सी कहानी। होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है? अगर दोनों का ही एक्सप्रेशन आ गया, कोडोमिनेंस, दोनों के एक्सप्रेशन आ गया तो मतलब हेट्रोजाइगस में जिसका एक्सप्रेशन आएगा वो क्या कहलाएगा? अब मैं कहता हूं आर का भी एक्सप्रेशन आ गया और R1 का भी एक्सप्रेशन आ गया, तो दोनों ही डोमिनेंट हो गए, दोनों ही। तो फिनोमिना क्या बन गया? कोडोमिनेंस। फिनोमिना क्या बन गया? बस हमेशा किसको देखा जाता है? हेट्रोजाइगस। इसी से तो हमारा डिसऑर्डर डिसाइड होता है ना। अभी एग्जांपल ले दूंगा, कोई एक डिसऑर्डर है, उसको हम स्टडी कर रहे हैं, उसके 3 यूनिट लिख लिए मैंने। ये पर्सन नॉर्मल है, ये पर्सन नॉर्मल है और ये अफेक्टेड है। इसका मतलब आपको डिसऑर्डर के सिम्टम कहां दिखाई दे रहे हैं, होमोजाइगस में या हेट्रोजाइगस में? तो वो डिसऑर्डर क्या कहलाएगा? रेसेसिव। ये अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है, ये नॉर्मल है, ये पर्सन नॉर्मल है, डोमिनेंट या रेसेसिव? ये पर्सन नॉर्मल है, मतलब इसमें सिम्टम, तो डिसऑर्डर क्या बनेगा? और ये पर्सन अफेक्टेड है, तो हम कैसे डिसाइड करते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव डिसऑर्डर? हेट्रो। अब सिकल सेल एनीमिया याद करो बच्चों, ये एक पर्सन है, ये पर्सन नॉर्मल है या अफेक्टेड है? इसमें सिकल सेल एनीमिया का जीन है या नहीं है? बट सिम्टम, तो डिसऑर्डर क्या बनेगा, क्या बनेगा? तो डोमिनेंट और रेसेसिव हमेशा किसको देख के डिसाइड होता है? होमोजाइगस से कभी भी डिसाइड किससे डिसाइड होता है? अब हमको डिसाइड करना है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस को देखकर। मेंडल ने कैसे डिसाइड किया था, क्लियर होगी बात? कि मेंडल में F1 हमेशा प्योर आई या हाइब्रिड आई, और मेंडल ने जब पॉपुलेशन स्टडी की तो क्या देखा, सारे के सारे टॉल है, सारे के सारे। अब उसमें टॉलनेस का जीन था, ड्वार्फनेस का था, दोनों का था, बट एक्सप्रेशन केवल एक का ही था। तो जिसका एक्सप्रेशन आया वो, और जिसका एक्सप्रेशन नहीं आया वो, लिखेंगे डोमिनेंट एल, डोमिनेंट एलिल। एलिल that express itself in homozygous as well as heterozygous condition. Allele that express itself in homozygous as well as heterozygous condition are called dominant allele and such trait are called dominant trait. Such trait are called dominant trait, represented by the capital letter. Represented by the capital letter. Okay. Recessive allele. Allele that express itself only in the homozygous condition or fail to express in the
heterozygous condition fail to express in the heterozygous condition is called recessive allele, and such trait are called recessive trait. Such trait are called recessive trait. Represented by small form of the same letter. Represented by small form of the same letter. बोर्ड पर हो सारे बच्चे. जैसे ये क्लियर कट कंडीशन हो गई कि टॉल डोमिनेंट है या रिसेसिव है. टॉल क्या है, तो इसके लिए क्या मैंने यूज कर लिया, कैपिटल टी. ड्वार्फ डोमिनेंट है, रिसेसिव है, तो क्या यूज करूंगा, ये गलत है. चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, पक्का. तो बोलो स्मॉल लेटर या स्मॉल फॉर्म ऑफ द सेम लेटर. जस्ट नॉट ओनली द स्मॉल लेटर, स्मॉल ऑफ द स्मॉल फॉर्म ऑफ द. पढ़ो. Based on his observation, Mendel proposed that something was being passed unchanged from parent to the, through the, over the. He called these things as. कहां था वो बच्चा हमारा, गायब है. क्या कहा था मेंडल ने, अपन को एनसीईआरटी आती है, बाकी कुछ आता ही नहीं है. कॉल्ड एज द, वास्तव में एलिमेंट वर्ड था बट हम यूज नहीं करेंगे. क्लियर कट क्या लिखा एनसीईआरटी ने, नाउ वी कॉल्ड देम एज जीन, देयरफॉर आर द यूनिट ऑफ, they contain the information that is required to express a in an. तो हमने दोनों डेफिनेशन लिखी थी. क्लासिकल क्या थी, जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, और आगे की डेफिनेशन क्या थी, सेगमेंट ऑफ डीएनए हैविंग द मैसेज ऑफ प्रोटीन, हैविंग द मैसेज ऑफ जीन व्हिच कोड फॉर ए पेयर ऑफ द आर नोन एज द, they are the slightly. If we use alphabetical symbol for, then the capital letter is used for the trait expressed at the, and small alphabet for the other. For example, in case of character of height, T is used for the, and small t for the, and capital T and small t are. Hence, in a plant, the pair of allele for the height would be capital T, capital T, small t. Or Mendel also proposed that in a true breeding tall or dwarf pea plant, the allelic pair of gene for height are, or the capital D and the capital D and the capital D and small t are called the of the, while descriptive term tall and dwarf are the. अब ये डिस्कस करेंगे. As Mendel found the phenotype of F1 heterozygous capital T small t would be exactly like the in the, he proposed that in a pair of the one dominate the, hence it is called the, while the other factor is the, in this case capital T is over the, that is he observed identical behavior of all the character. आगे बात आएगी. It's convenient to use the capital and lower case of the, चेंज आ गया, हम भाग गया, capital and lower case of an. To remember this concept, the dominance, and do not use capital T for and small d for. You will find it to where the capital T and small d are the of the, या फिर. Is it clear? अब आपके पास यहां पर बोर्ड पर दो प्लांट दिखाई दे रहे हैं. इसका मतलब हम करेक्टर कौन सा स्टडी कर रहे हैं, हाइट. इसकी हाइट कम है या ज्यादा, इसकी हाइट. तो इसको मैंने क्या कह दिया, इसको मैंने क्या कह दिया, आपने क्या देखा, इसका एक्सटर्नल अपीयरेंस या जेनेटिक मेकअप. एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या कहलाता है, जीनो फिनोटाइप, और जेनेटिक मेकअप. इसका फिनोटाइप क्या है, पक्का, इसका फिनोटाइप क्या है,
अब आपको मेरे को इस प्लांट से इसका जीनोटाइप बताना है और मेरे को आंसर एक चाहिए। बता पाओगे नहीं बता पाओगे? एक आंसर नहीं बता पाएंगे, एक आंसर। तो प्लांट का जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या कहलाता है? अब इसमें इस हाइट के लिए जीन की कितनी फॉर्म होंगी? वो दो फॉर्म कैपिटल डी भी हो सकती है और वो दो फॉर्म कैपिटल डी। तो इसका जेनेटिक मेकअप क्या होगा? या तो कैपिटल डी या फिर कैपिटल डी। ये क्या है? इसका जीनोटाइप या फिनोटाइप? ये क्या है? ये क्या है? क्या फिनोटाइप को देखकर जीनोटाइप बताना आसान है या नहीं है? क्यों नहीं है? क्या कारण है कि एक फिनोटाइप के क्या एक से ज्यादा जीनोटाइप हो सकते हैं? डोमिनेंट फिनोटाइप के दो जीनोटाइप है, डोमिनेंट फिनोटाइप के डन। तो क्या आपको प्लांट को देखकर इसका जीनोटाइप पता लगेगा? क्या जीनोटाइप पता करना पड़ेगा? तो इसके लिए मैं कराऊंगा टेस्ट क्रॉस। क्या कराऊंगा? अब मैंने टेस्ट क्रॉस करवाया इसका, मैंने इसका टेस्ट क्रॉस करवाया और क्या देगा? सारे के सारे प्लांट टॉल आ गए। इसका मतलब इसमें केवल टॉल का जीन है, टॉल का। तो ये क्या है? होमोजाइगस। और जब मैंने इसका टेस्ट क्रॉस कराया तो मैंने क्या देखा कि टॉल के साथ साथ ड्वार्फ भी आ गया। मतलब ये दिखने में टॉल है या ड्वार्फ है, बट इसका बच्चा कैसा है? मतलब इसमें ड्वार्फ का जीन भी दिखने में कैसा है, बट बच्चा कैसा है? मतलब इसमें ड्वार्फ का जीन भी। तो ये क्या हो गया? होमोजेगस है हेटेरोजेगस? अगर फिनोटाइप दे दिया जाए तो क्या जीनोटाइप बताना आसान है या नहीं है? लेकिन अगर जीनोटाइप दे दिया जाए तो फिनोटाइप बताना। कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अगर जीनोटाइप दे दिया जाए तो क्या फिनोटाइप बताया जा सकता है? क्योंकि एक जीनोटाइप का एक ही फिनोटाइप होता है, एक जीनोटाइप का। अब आपको फिनोटाइप दिया जा रहा है टॉल, बताओ इसका जीनोटाइप बता सकते हो या नहीं बता सकते? क्यों नहीं बता सकते? एक से ज्यादा बता तो नहीं सकते डायरेक्ट, बट निकाल सकते हैं। कैसा क्रॉस कराएंगे? कैसा क्रॉस? अगला फंडा। ये टॉल कितनी तरह के गैमेट बनाएगा? डिपेंड करेगा इसका जेनेटिक मेकअप, या तो एक तरह के या बता सकते हो किससे? टेस्ट क्रॉस। डन। किसका जीनोटाइप निकालना होता है? डोमिनेंट का या रिसेसिव का? रिसेसिव का पता है क्योंकि एक ही है। रिसेसिव कौन है? मैं बताऊंगा। जो केवल अपने आप को होमोजेगस में एक्सप्रेस करेगा। हमारे रिसेसिव का आइडेंटिफिकेशन ही क्या है? हम रिसेसिव किसको कहेंगे? जिसका एक्सप्रेशन केवल, मतलब जो भी रिसेसिव होगा वो होमोजेगस होगा, जो भी रिसेसिव होगा वो। तो रिसेसिव का एक ही जीनोटाइप होता है, बट डोमिनेंट के एक है या दो हैं? क्योंकि डोमिनेंट कौन है? जो होमोजाइगस में भी होगा। और तो क्या फिनोटाइप देखकर जीनोटाइप बताना आसान है या नहीं है? लेकिन जीनोटाइप देखकर फिनोटाइप बताना, एक फिनोटाइप का एक ही जीनोटाइप होगा या एक से ज्यादा? तो फिनोटाइप देखकर जीनोटाइप बताना आसान। फिनोटाइप देखना आसान है या मुश्किल है? बट उसको देखकर जीनोटाइप बताना। अब रिवर्स चलो, जीनोटाइप देखना बट पता लगे तो फिनोटाइप बताना। यारो, मेंडल पहले क्या देखता था, फिनोटाइप या जीनोटाइप? फिनोटाइप से क्या प्रिडिक्ट करता था? इट इज द क्लासिकल जेनेटिक्स, इट इज द ओल्डर जेनेटिक्स, मेंडलियन जेनेटिक्स। फिनो से जीनो या जीनो से फिनो। और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स क्या है? मेंडलियन जेनेटिक्स क्या है? और मॉलिक्यूलर क्या है? यहां पहले क्या स्टडी करते हैं? फिनोटाइप से क्या निकाला जाता है? इट इज द क्लासिकल और मॉलिक्यूलर, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। फॉरवर्ड, पुरानी जेनेटिक्स यही है। और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है? वो रिवर्स जेनेटिक्स है। मॉलिक्यूलर, रियल जेनेटिक्स क्लासिकल है या मॉलिक्यूलर है? मॉलिक्यूलर, बट वो रिवर्स है। मॉलिक्यूलर की शुरुआत 1922 के बाद है, जब डीएनए के बारे में सबसे पहले आइडिया लगा था। अभी जो चल रही है वो क्लासिकल है या मॉलिक्यूलर है? और आगे क्या आएगी? स्टार्ट फिनोटाइप।
phenotype, external appearance of a character, external appearance of a character in an organism, external appearance of a character in an organism. For example, tall, dwarf, round, wrinkled. अब कमबख्त आत्मा जो हेमीजाइगस है तो उसको कैसे रिसेसिव कह देगा? डोमिनेंट और रिसेसिव किसको देख के डिसाइड होता है? डिसिमिलर। तो जो है ही हेमीजाइगस उसमें काएगा सिमिलर, काएगा डिसिमिलर। अरे भूत, आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अभी क्लास में ऐसे लो पिएगा, आगे की बातें मतलब है भी। हेमीजाइगस में कितनी फॉर्म है? एक ही फॉर्म है। कितनी फॉर्म है? अब वो डोमिनेंट है तो भी एक्सप्रेशन आएगा और रिसेसिव है। अब सुन लो सारे बच्चे, ये नेचर का गेम था। अर्लियर लाइफ वाज द हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, बट आज की लाइफ अर्लियर वाज द हैप्लॉइड। का मतलब एक जीन की एक ही फॉर्म है। अगर वो डोमिनेंट है तो भी उसका एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा और रिसेसिव है तो भी। अब मान लो रिसेसिव जीन हार्मफुल है, रिसेसिव जीन, तो मैं डिप्लॉयड स्टेज में उसके एक्सप्रेशन को रोक सकता हूं। हैप्लॉइड में मैं रोक, बट डिप्लॉयड में मैं। अर्लियर लाइफ वाज द हैप्लॉइड और डिप्लॉयड, बट नेचुरली सिलेक्टेड लाइफ इज द टू मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ द रिसेसिव। ट्रिप्लॉइड में अगर आते तो सेक्सुअली स्टीराइल हो जाता और टेट्राप्लॉइड कुछ ज्यादा हो जाता। टेट्रा कुछ, तो अर्लियर लाइफ वाज द एंड टुडेज डोमिनेंट लाइफ इज द टू मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ द, है ना। अगर आपको म्यूटेशन की स्टडी करनी है तो बेटर इज द हैप्लॉइड, बेटर इज द, क्योंकि हैप्लॉइड में इफेक्ट आएगा ही। और अगर म्यूटेशन के इफेक्ट को सप्रेस करना है तो बेटर इज द हैप्लॉइड में सप्रेस। तभी तो छेड़ा मत के बीच में, कमबख्त आत्मा। डन। मेल में ये तो पंगा है कि मेल जो होता है हीमोफीलिया, या तो वो हीमोफिलिक होगा या वो नॉर्मल होगा, वो कैरियर नहीं होगा। आइटम ही एक है, या तो वो हीमोफिलिक होगा या वो नॉर्मल होगा, वो कैरियर हो ही आइदर नॉर्मल और हीमोफिलिक। समझ गए? अगर डोमिनेंट है तो गया का नीचे। हो गए। जीनोटाइप, जीनोटाइप, जेनेटिक मेकअप ऑफ ए करेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक मेकअप ऑफ ए करेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म। कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। जेनेटिक मेकअप ऑफ ए करेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चों, आइए बोर्ड पर, यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। बाय सिंपली लुकिंग एट द ऑफ ए, it is not possible to know the, is it clear? That is, for example, whether a tall plant from F1 or F2 has capital D or capital D cannot be. Therefore, to determine the genotype of a tall plant at the Mendel cross the from the with a, this is called a, in a typical test cross an organism showing a and whose genotype is to be is crossed with the इंस्टेड ऑफ द। आपको किसका जीनोटाइप पता करना है? डोमिनेंट का या रिसेसिव का? रिसेसिव का तो पता है, रिसेसिव का तो किसका पता करना है? अब मेंडल ने जब अपना क्रॉस कराया था तो मेंडल को क्रॉस में जब F2 मिली थी तो F2 में इसको 3 क्या मिले थे? टॉल
और एक क्या मिला था। तो बाद में मेंडल ने क्या बताया, 3 टॉल में से एक प्योर है और 2 कैसे पता लगाया। मैं घुस गया प्लांट के अंदर, बोल बोले तेरे पास क्या आइटम है, क्या तरीका बचा, क्या तरीका बचा, आगे ना लाइन। इज इट क्लियर। स्पेशल पॉइंट, इफ phenotype is given, it is not possible to know the genotype composition. If phenotype is given, it is not possible, it is not possible to know the genotypic composition, because one phenotype may have more than one genotype. One phenotype may have more than one genotype. Next line. Dominant phenotype have two genotype. Dominant phenotype have two genotype. For example, tall. Tall बच्चों डोमिनेंट है रिसेसिव है, तो इसके कितने जीनोटाइप हैं, या तो कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां तक क्लियर। अगली लाइन, टेस्ट क्रॉस इज यूज टू नो genotypic composition of dominant. Test cross is used to know genotypic composition of dominant. हाँ बच्चों, एज सच एनसीईआरटी की लाइन है, बट उससे पहले जो ऊपर वाला है वो assertion रीजन क्वेश्चन है। If phenotype is given, it is not possible to predict the genotypic composition. Reason, phenotype, dominant phenotype may have more than one genotype. तो क्या तरीका बचा है, जीनोटाइप कभी दिखाई देता है या जीनोटाइप केवल प्रिडिक्ट किया जाता है। जीनोटाइप कभी दिखाई, जो दिखाई देगा वो फिनोटाइप है, जीनोटाइप है। जीनोटाइप कभी दिखाई, उसका केवल प्रिडिक्शन होता है, और प्रिडिक्शन का तरीका केवल। इज इट क्लियर। नेक्स्ट, इफ जीनोटाइप इज गिवन, it is easy to predict phenotype. If genotype is given, it is easy to predict phenotype, because one genotype have only one phenotype. One genotype have only one phenotype. ठीक है, एग्जाम्पल, अब मैं आपको जीनोटाइप दे रहा हूं, तो जीनोटाइप देखकर आपको फिनोटाइप बताना है। कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। इज इट क्लियर। क्या प्यास लग गई, कानों में डालना पानी थोड़ा सा, कान प्यासे हो गए तेरे। हो गए। फिनोकॉपी, फिनोकॉपी बोर्ड पर, ये एक प्लांट है कैपिटल टी, बताओ बच्चों ये प्लांट कैसा है, टॉल है या ड्वार्फ है। ये प्लांट है स्मॉल टी, बताओ ये टॉल है या ड्वार्फ है। इसकी हाइट कम है या ज्यादा है, इसकी हाइट, इसकी हाइट कम क्यों है, इसके कम होने का कारण क्या है, इसमें मैं पूछूंगा। इंटरनोड का नंबर कम है या इंटरनोड का इलोंगेशन नहीं हुआ, नंबर नॉर्मल है।
तो फिर हाइट कम क्यों रहेगी? इलोंगेशन। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ना, एक बच्चे की हाइट 4 फीट है, एक की 7 फीट है, तो हाइट में अंतर का कारण क्या है? बोन का नंबर चेंज है या बोन का इलोंगेशन ही हुआ? तो वही कहानी है। इसकी हाइट कम क्यों है? इंटरनोड का नंबर कम है या इलोंगेट नहीं हुआ? ये प्लांट कैसा है, ये कैसा है? तो ड्वार्फ के ड्वार्फ होने का कारण क्या है? इंटरनोड का नंबर या इलोंगेशन? तो क्या क्या हमने लगा दिया इसको 3 पैग जीए। ओहो, क्या लगा दिया 3 पैग? तो जीए पीकर ये भी क्या हो गया? ये मॉर्फोलॉजिकल टोल है या जेनेटिकल टोल है? जीए ने क्या बदले इसकी, मॉर्फोलॉजी या जीनोटाइप? जीनोटाइप तो कोई बदल ही, कल मैंने क्या बोला था, जाइगोट बन गया, जीनोटाइप डिसाइड हो गया, नाउ इट विल नेवर चेंज थ्रू आउट द लाइफ। एनवायरमेंट क्या बदलता है, जीनोटाइप या फिनोटाइप? क्या बदलेगा? ये प्लांट कैसा है, ये भी कैसा है? ये दोनों मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है या डिसिमिलर है? बट जेनेटिकली, फिनोटिपिकली, 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 जेनेटिकली, फिनोटिपिकली, फिनो बोर्ड पर। ये प्लांट कैसा है, ये कैसा है? ये फिनोकॉपी नहीं है, ये फिनोकॉपी, क्योंकि ये जेनेटिकली सिमिलर है। फिनोकॉपी ड्यू टू द एनवायरमेंट, ड्यू टू द। अब अगर इस प्लांट का क्रॉस मैं ड्वार्फ से कराता हूं तो इसके सारे बच्चे कैसे आएंगे? ये दिखने में टॉल है, दिखने में, बट जेनेटिकली अभी भी ड्वार्फ है, जेनेटिकली अभी भी। अब इसको जो जीए पिलाया था उसका असर इसके बच्चे पे थोड़ी ना आएगा, समझ गए? हैं, ये काम रह गया, तेरे को ना पिला दे हैं? जीए ने क्या बदला इसकी, मॉर्फोलॉजी या जेनेटिक कंपोजिशन? जेनेटिक कंपोजिशन को कभी भी बदल, है ना? अब सुनो सारे बच्चे, सब बच्चे हार्मोन में कंफ्यूज होता है। जीए की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी दिमाग में बिठाओ, इलोंगेशन। क्या बिठाया? 5 प्रॉपर्टी आ जाएगी। क्या दिमाग में बिठाया? इलोंगेशन। डॉर्फ को पिलाया, टॉल हो गया। रोजेट को पिलाया, बोल्टिंग होगी। शुगर केन को पिलाया, हाइट बढ़ गई। ग्रेप्स को पिलाया, स्टॉक की लेंथ बढ़ गई। और एप्पल को पिलाया, फिगर मस्त होगी। एग्जाम्पल बेस याद कर लो ना यार। पी को पिलाया, लंबा हो गया। रोजेट को पिलाया, शुगर केन को पिलाया, ग्रेप्स को पिलाया, अबे स्टॉक की लेंथ बढ़ गई, ग्रेप्स का साइज नहीं बढ़ा, अब कम बढ़ी। और एप्पल को पिलाया, फिगर मस्त होगी। सिंपल सी कहानी। लिखो, जेनेटिकली डिसिमिलर, जेनेटिकली डिसिमिलर बट फिनोटिपिकली सिमिलर। क्या जी लेने जा रहे? जेनेटिकली डिसिमिलर बट फिनोटिपिकली सिमिलर ड्यू टू द एनवायरमेंट। जेनेटिकली डिसिमिलर बट फिनोटिपिकली सिमिलर ड्यू टू द एनवायरमेंट। इज इट क्लियर? बना दे। एक बहुत क्लासिकल केस है हमारे पास ये समझने के लिए कि एनवायरमेंट फिनोटाइप को चेंज कर देता है, जीनोटाइप को चेंज नहीं कर सकता, बट फिनोटाइप को चेंज कर देता है। लेकिन वो जो चेंज आएगा वो टेम्परेरी होगा या परमानेंट होगा? वो टेम्परेरी होगा, वो परमानेंट नहीं होगा। उसका इवोल्यूशनरी कोई सिग्निफिकेंस, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस कब होगा? जब जेनेटिक लेवल पे चेंज आएगा। इवोल्यूशन का मतलब क्या? नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन में कब जाएगा? जब वो चेंज केवल मॉर्फोलॉजी में आएगा या जेनेटिक कंपोजिशन में आएगा। और यहां चेंज केवल जेनेटिक कंपोजिशन में कोई चेंज, तो इसका इवोल्यूशनरी कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। इज इट क्लियर? चलिए, क्यों रुक जाए? तेरे क्या पैक बंद करा रहे हैं जीए के गधा? यहां तक बच्चों बिल्कुल नाक की सीध में चलो, बहुत ही सिंपल सी कहानी।
एनी फीचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, तुम्हें बोलना है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द करेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय द फॉर्म ऑफ द जीन आर हाउ मेनी एलिलिक फॉर्म, अगर दोनों सेम है तो, डिफरेंट है तो, में जिसका एक्सप्रेशन आएगा वो नहीं आएगा वो। रिपीट, एनी फीचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, different form of the character are controlled by the different form of the gene, how many allelic gene, अगर सिमिलर है तो, डिफरेंट है तो, में जिसका एक्सप्रेशन आ गया वो नहीं है तो वो। एक्सटर्नल अपीयरेंस और जेनेटिक मेकअप, एक्सटर्नल अपीयरेंस जेनेटिक मेकअप, इज इट क्लियर? नेक्स्ट, क्या बात है, वाइल्ड ऑब्लिक, चलो स्टॉप दो, अनमॉडिफाइड, वाइल्ड ऑब्लिक अनमॉडिफाइड एलिल, अब देख ले किसका है, अरे भाग जाएगी देख ले, अरे कल के तेरे चुनाव में वो डलने हैं, लिखेंगे एलिल, स्टार्ट बच्चों, एलिल दैट इज फाउंड इन द पॉपुलेशन, एलिल that is found in the population from the beginning, allele that is found in the population from the beginning, that form a normal protein, that form a normal protein, work as the enzyme, convert substrate into the product, convert substrate into the product, due to which phenotype is formed. Next line. Generally, wild allele are the dominant. Generally, wild allele are the dominant. अब बच्चों बोर्ड पर, ये हमारा एक क्रोमोजोम है, इस क्रोमोजोम पर यहां पर एक जीन है, हाँ बच्चे क्या है, कल की क्लास में मैंने क्या बताया था कि कोई भी जीन होता है उस जीन की हमेशा एक ओरिजिनल फॉर्म होती है, हमेशा एक, वो जो ओरिजिनल फॉर्म है वो ओरिजिनल फॉर्म क्या कहलाती है, वाइल्ड या फिर अनमॉडिफाइड, वो ओरिजिनल फॉर्म क्या कहलाएगी, वाइल्ड या फिर। अब इस जीन ने क्या बनाया, एक प्रोटीन, क्या बनाया, एक, नाउ दिस प्रोटीन विल वर्क एज द, और ये एंजाइम सबस्ट्रेट को किस में बदलेगा, और इस प्रोडक्ट के कारण क्या आएगा, फिनोटाइप, क्या आएगा, ये जो फिनोटाइप आया है, बोर्ड पर देखो बच्चों, यहां ये जो फिनोटाइप आया है ना, ये फिनोटाइप क्या होगा, हमारा ओरिजिनल फिनोटाइप, क्या होगा ये फिनोटाइप, तो कल अपन डिस्कस किया था, याद है कि हर एक कैरेक्टर का एक ट्रेट ओरिजिनल होता है, क्या हर एक जीन की एक फॉर्म ओरिजिनल होती है, तो ओरिजिनल फॉर्म जो होती है वो क्या कहलाती है, वाइल्ड या फिर अनमॉडिफाइड। अब इस जीन में क्या हुआ, तो म्यूटेशन से बने इसकी म्यूटेटेड फॉर्म, क्या बने इसकी, केस वन, केस वन में म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन से क्या बना, एक जीन, लेकिन यहां ये जो जीन बनेगा, ये जीन क्या बनाएगा, प्रोटीन, और वो प्रोटीन क्या काम करेगा, और वो एंजाइम अभी भी सबस्ट्रेट को किस में बदलेगा, ये जो प्रोडक्ट है
ये हमारा सेम प्रोडक्ट है जो पहले बन रहा था, सेम प्रोडक्ट है जो पहले बन रहा था, है ना। ऐसे म्यूटेशन को कहा जाता है साइलेंट म्यूटेशन। क्या कहते हैं? इसका एग्जैक्टली कारण क्या है वो हम मॉलिक्यूलर में स्टडी करेंगे कि कई बार म्यूटेशन क्या होते हैं, साइलेंट होते हैं। उसका कारण क्या होता है? कोडोन की डीजेनरेसी। कोडोन की कोडोन की मतलब मेरा जो ओरिजिनल कोडोन था वो ओरिजिनल कोडोन था GAG। क्या कोडोन था? GAG किसको कोड करता है? ग्लूटामिक। अब म्यूटेशन होने से क्या आ गया? GAA। क्या आ गया? तो मेरा कोडोन वही है या कोडोन बदल गया? लेकिन GAA भी किसको कोड करेगा? तो बताओ बच्चों, मेरा जीन वही है या जीन बदल गया? जीन की नई फॉर्म आ गई या नहीं आ गई? बट मेरे पास प्रोटीन अभी भी वही है जो पहले आ रहा था। तो कोई नया फिनोटाइप आया या सेम फिनोटाइप आ गया? तो इस केस में क्या मेरा ओरिजिनल और मॉडिफाइड इक्विवेलेंट होगा या नहीं होगा? इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंट। केस टू में भी म्यूटेशन हुआ। म्यूटेशन से भी क्या बना? जीन। और जीन ने क्या बनाया? प्रोटीन। प्रोटीन क्या काम करेगा? एंजाइम। बट ये कोई दूसरा एंजाइम बन गया। वही एंजाइम बना या दूसरा एंजाइम बन गया? अगर कोई दूसरा एंजाइम बना है, कोई दूसरा प्रोटीन बना है, तो मेरे पास फिनोटाइप तो आएगा नहीं आएगा? बट ओरिजिनल आएगा या कोई दूसरा फिनोटाइप आएगा? कोई दूसरा फिनोटाइप आएगा। तो क्या अब मेरा मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड के इक्विवेलेंट होगा या नहीं होगा? और केस थ्री में एक जीन तो बना, बट जीन क्या हो गया? नॉन। तू फोन उठा ही ले, उठा ले उठा ले। क्या हो गया जीन मेरा? नॉन फंक्शनल। क्या हो गया जीन मेरा? क्या हो गया जीन मेरा? तो यहां पर प्रोटीन बनेगा या बनेगा ही नहीं? अब यहां प्रोटीन बनेगा ही नहीं। अब प्रोटीन नहीं बनेगा तो अब मेरे को जो एक्सप्रेशन दिखाई देगा वो मेरा ओरिजिनल होगा या मॉडिफाइड होगा? तो केस टू और केस थ्री में मेरे पास क्या आया? ओरिजिनल फिनोटाइप या न्यू फिनोटाइप? केस वन में क्या आया? वाइल्ड केस में क्या आया? तो क्या जरूरी है कि म्यूटेटेड हमेशा नया फिनोटाइप देगा? नहीं, म्यूटेटेड कई बार सेम फिनोटाइप भी दे सकते हैं। कई बार सेम फिनोटाइप भी जरूरी नहीं हमेशा नया फिनोटाइप आए। ये डिपेंड करेगा वो म्यूटेशन किस लेवल पर हुआ है। हमारे म्यूटेशन साइलेंट भी होते हैं, म्यूटेशन मिस सेंस भी होते हैं, और म्यूटेशन नॉन सेंस भी होता है। वेराइटी ऑफ द म्यूटेशन है, वेराइटी ऑफ द। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो मेरा मॉडिफाइड एलिल है, जो मेरा मॉडिफाइड एलिल है, क्या मॉडिफाइड एलिल हमारा सेम एंजाइम बना सकता है? जल्दी बोलो, क्या मॉडिफाइड एलिल सेम एंजाइम बना सकता है? क्या मॉडिफाइड एलिल नॉन फंक्शनल एंजाइम बना सकता है? क्या मॉडिफाइड एंजाइम हो सकता है एंजाइम ना बने? क्या तीनों पॉसिबिलिटी है या नहीं है? हाँ जी, यहां से पढ़ेंगे थियोरेटिकली द मॉडिफाइड एलिल कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द। अभी लेस एफिशिएंट नहीं बताऊंगा। पहला बोलो, दूसरा बोलो, तीसरा बोलो। पहला बोलो, दूसरा, तीसरा। अब लेस एफिशिएंट का मतलब क्या होगा? समझाऊंगा, तुम टेंशन ना लो, बेफिक्र होकर चिंता करो। लेस एफिशिएंट एंजाइम को समझने के लिए हमारा एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, आइसो एंजाइम। क्या अप्लाई होता है? एक सबस्ट्रेट है एक्स, एक्स को किस में बदला जा रहा है? वाई। एक्स को वाई में बदलने का काम चार एंजाइम कर रहे हैं, E1, E2, E3, E4। तुम तो ये बता दो, ये चारों एंजाइम सिमिलर है या डिफरेंट है? बट इनका फंक्शन, तो इनको बनाने वाला जीन सेम है या अलग है? बट उसका फंक्शन। तो अब कई बार जब म्यूटेशन हुआ तो म्यूटेशन से एक नया एंजाइम बना। क्या बना? एक एंजाइम तो नया बना, प्रोटीन तो नया बना, बट उसका फंक्शन वही है जो पहले था। तैयार हो? कंफ्यूज मत हो ना। मेरे पास एंजाइम नहीं आया है, लेकिन फिनोटाइप अभी भी ओरिजिनल ही है। एंजाइम तो, इसका मतलब आइसो एंजाइम क्या होते हैं? स्ट्रक्चरली सिमिलर या डिसिमिलर?
बट फंक्शनली, स्ट्रक्चरली, फंक्शनली डन। अब ये प्रोडक्ट तो क्या बना रहे हैं, वाई, क्या बना रहे हैं, बट वाई को बनाने की रेट सभी की अलग अलग हो सकती है। अब क्या लिखा हुआ है, और जरूरी है कई बार लेस एफिशिएंट हो, कई बार मोर एफिशिएंट भी हो जाता है। क्या जरूरी है हमेशा लेस एफिशिएंट ही होगा, कई बार मोर एफिशिएंट भी आता है। कई बार इस केस में हमारा फिनोटाइप ओरिजिनल आएगा या फिनोटाइप बदलेगा, ओरिजिनल भी आएगा। इज इट क्लियर? बाकी स्लाइड कंडीशन में वेरिएशन भी आती है, इन जनरल बात करेंगे हमारा फिनोटाइप ओरिजिनल है या फिनोटाइप बदलेगा। तो क्या मैं कह दूं कि मॉडिफाइड एलिल कैन फॉर्म द, कैन फॉर्म द, कैन फॉर्म द, और अब ये पैरा दुखदाई है तुम्हारे लिए, बिल्कुल आराम से पढ़ना, भागना मत। इन द फर्स्ट केस, फर्स्ट केस क्या था, नॉर्मल या फिर द मॉडिफाइड एलिल इज इक्विवेलेंट टू द, it will produce the result in the transformation of the such equivalent allelic pair are case 1, but if the allele produce or the phenotype may be, अब जो फिनोटाइप आएगा वो आपका ओरिजिनल होगा या मॉडिफाइड होगा। तो केस 1 में आपका क्या आया, ओरिजिनल, और केस 2 और केस 3 में, केस 1 में ओरिजिनल और केस 2 और केस 3 में द फिनोटाइप और ट्रेट। यहाँ पे ओरिजिनल वर्ड जुड़ना था बस, एक एनसे ने जोड़ा नहीं तो कोई बात नहीं, हम समझने के लिए जोड़ते, आपको यूज नहीं कराएंगे। अब पढ़ो बच्चे, प्लान बहुत आसान हो जाएगी। द ओरिजिनल फिनोटाइप will only be dependent on the functioning of the unmodified allele which represent the is the, and the modified allele is generally the, hence in the example above the recessive trait is seen due to the or because of the, ये जनरल कहानी है, ये सारी कहानियां क्या है। कई बार इसके उल्टे केस भी आते हैं, जैसे कोडोमिनेंस है, कैसा केस है, कोडोमिनेंस है, मल्टीपल एलिलिज्म के केस है, और भी आगे केस आएंगे, दे आर सम एक्सेप्शनल केस, बट स्टडी कभी एक्सेप्शनल, स्टडी तो हमेशा, इज इट क्लियर? तो क्या जरूरी है क्या कि म्यूटेटेड हमेशा रिसेसिव होगा, नहीं। क्या जरूरी है कि वाइल्ड हमेशा डोमिनेंट हो, कई बार क्या होता है, आप शांत रहो सर, बहुत प्यारा एग्जांपल तुम्हारे पास है, कई बार बच्चों वाइल्ड एलील जो होता है ना वो रिसेसिव होता है, म्यूटेशन के कारण वो डोमिनेट होता है। हम खुद इसका एग्जांपल लें, प्रोटो ओन्कोजिन, प्रोटो ओन्कोजिन फंक्शनल है या नॉन फंक्शनल है, और म्यूटेशन के कारण वो फंक्शनल होता है। हम सबके शरीर में प्रोटो ओन्कोजिन है या नहीं है, फंक्शनल है या नॉन फंक्शनल है, बट इसमें म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन से प्रोटो ओन्कोजिन किस में बदल गया। इसलिए क्या कहते हैं, जनरली वाइल्ड आर द डोमिनेंट, जनरली वाइल्ड आर द एंड म्यूटेटेड आर द, लेकिन कैसा हमेशा हो जरूरी है, हमेशा हो जरूरी, बट ज्यादातर ऐसा होता है, क्यों, आंसर मैं दूंगा। मोस्ट ऑफ द म्यूटेशन आर द हार्मफुल, मोस्ट ऑफ द म्यूटेशन आर द, जहां जीन ने अपना काम करना बंद किया, बट कुछ केस उल्टे भी हैं, जहां जीन ने काम करना बंद किया या जीन ने काम करना शुरू किया, प्रोटोन को जीन, वहां जीन ने काम करना बंद कर दिया या शुरू कर दिया, शुरू कर दिया। अब वो म्यूटेशन के दो कारण हो सकते हैं, इट कैन बी द केमिकल, इट कैन बी द वायरस, इट कैन बी द, इट कैन बी द, तो दो तरह का ऑन्कोजिन, सी ऑन्कोजिन एंड द वी ऑन्कोजिन, सी ऑन्कोजिन कार्सिनोजेनिक एंड द वी वायरल। अब रिट्रोवायरस है, राउस सार्कोमा वायरस, आरएसवी सुना हुआ है, राउस सार्कोमा
सार्कोमा, अब कैंसर, सार्कोमा कैंसर। तो कैंसर वायरल भी है और कैंसर केमिकल से भी है। केमिकल से है तो सी ऑन्कोजिन, और वायरस से है तो वी ऑन्कोजिन। तो एनसीईआरटी क्या लिखते हैं, जनरल या ऑलवेज? जनरली वाइल्ड एलील इज द एन, म्यूटेटेड इज द, इज इट क्लियर? अब हमारा क्वेश्चन मार्क ये है, क्या म्यूटेटेड हमेशा नया फिनोटाइप बनाएगा या म्यूटेटेड ओरिजिनल फिनोटाइप भी बना सकता है? अब वो डिपेंड करेगा म्यूटेशन के कारण जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसा है। अगर सेम प्रोडक्ट बन गया जो पहले था, तो आपके पास एक प्रोटीन या एंजाइम तो नया आ गया या नहीं आ गया, बट आपके पास फिनोटाइप, वो यही तो लाइन कह रहा था, यहां ये दोबारा पढ़ेंगे, है ना। अनमॉडिफाइड इन द फर्स्ट केस द मॉडिफाइड एलिल, मॉडिफाइड देन प्रोड्यूस द, क्यों सेम फिनोटाइप, रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द, मतलब जो पहले प्रोडक्ट बन रहा था वही प्रोडक्ट अब बन गया। हाँ, हो सकता है कि उसकी रेट ऑफ फॉर्मेशन में अंतर हो, रेट ऑफ कई बार कम होती है तो कई बार, तो एनसीईआरटी सिंपली क्या लिखती है, लेस एफिशिएंट। फिर वही कहानी, क्या जरूरी है हमेशा लेस एफिशिएंट हो? कई बार मोर एफिशिएंट भी होता है, कई बार लेस एफिशिएंट है तो कई बार लिखेंगे म्यूटेटेड ऑब्लिक मॉडिफाइड, म्यूटेटेड ऑब्लिक मॉडिफाइड, लिखेंगे एलिल, अरे कोई हमारा भी होगा यार, इतने बुढ़े भी नहीं हुए है? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? पढ़ाई तो 6 घंटे करानी है, बाकी खुद की जिंदगी भी तो है। अरे वो कल परसों छुट्टी है ना। लेकिन allele that is formed by the mutation, allele that is formed by the mutation, allele that is formed by the mutation, mutant allele can form, mutant allele can form, पहला as such normal oblique less efficient enzyme, दूसरा नॉन फंक्शनल एंजाइम, और तीसरा नो एंजाइम एट ऑल। पहला नॉर्मल ऑब्लिक लेस एफिशिएंट, दूसरा नॉन फंक्शनल एंजाइम, और तीसरा नो एंजाइम एट ऑल। नेक्स्ट लाइन, generally mutant allele is recessive, जनरली म्यूटेंट एलील इज रिसेसिव, हमेशा या जनरली? ज्यादातर म्यूटेशन हार्मफुल है, ज्यादातर म्यूटेशन जहां जीन ने काम करना बंद किए। हेडिंग बोलो, आराम से पढ़ना ना, तुम यहां कंफ्यूज होते हो। व्हाट एग्जैक्टली इज द, व्हाई आर सम एलील एंड सम, टू टेकल दिस क्वेश्चन वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज जीन, मतलब सीधा वो मॉलिक्यूलर लेवल में घुस गया, समझ गए, सीधा कहां घुस गया। एवरी जीन as you know by now contain the information to express a, in a diploid organism there are two copy of the, that is a, now these two allele need not always to be as in the, one of them may be due to that have undergone mutation about which you will read further on। ये तो बड़ी शानदार केस एनसीईआरटी। जब हम चैप्टर 5 पढ़ते हैं
तो वहां आता है म्यूटेशन विल बी डिटेल डिस्कस इन द चैप्टर नंबर 6, और जब चैप्टर 6 में आते हैं हैव बीन डिस्कस इन चैप्टर नंबर 5। हाँ हाँ है एनसीडी में। और हम बन के घंटा ना इधर के ना उधर के, हम म्यूटेशन पूरा डिटेल करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू। विच मॉडिफाई द इंफॉर्मेशन दैट पर्टिकुलर एलिल कंटेन। ये बच्चों म्यूटेशन के बारे में बोल रहे हैं। चेंज किस कौन लाएगा? म्यूटेशन। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ ए जीन that contain the information for producing an, now there are two copy of this, the two allelic. Let us assume the normal allele produce the, that is need for the transformation of the, ये किसकी बात की? वाइल्ड की या मॉडिफाइड की? और अगली बात किसकी करेगा? द मॉडिफाइड एलिल कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। अब एक काम करते हैं, इस डायग्राम को ऐसा एनसीईआरटी की कोडिंग कर ले, है ना? तो उसमें एक काम करते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं। ठीक है, तो इसमें एनसीईआरटी की कोडिंग क्या कर लें? हाँ भी, ये कौन है? जीन क्या बना रहा है? प्रोटीन क्या बना रहा है? अब ये एंजाइम हमारा क्या हो सकता है? या तो सेम या फिर लेस एफिशिएंट। यहां पर जीन क्या बना रहा है? एंजाइम। एज पर एनसीईआरटी ये एंजाइम क्या है? नॉन फंक्शनल। और यहां पर ये जो जीन है ये क्या कर रहा है? नो एंजाइम। बोर्ड पर डन। इन केस 1, अनमॉडिफाइड इज इक्विवेलेंट टू द मॉडिफाइड। अब मेरे पास जगह कम है, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ओरिजिनल फिनोटाइप। हाँ बच्चों, ब्रैकेट में क्या आएगा? इन केस 2 and 3 अनमॉडिफाइड नॉट इक्विवेलेंट टू, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? अनमॉडिफाइड ओरिजिनल या न्यू फिनोटाइप। न्यू फिनोटाइप। अब वापस कल वाली क्लास याद करो, मैंने क्या कहा था? हर एक फिनोटाइप का एक एक्सप्रेशन ओरिजिनल होता है या नहीं होता? अब वो ओरिजिनल हमको पॉपुलेशन में देखने को मिलेगा ही, इसके अलावा जो भी दिखाई देंगे वो ओरिजिनल है या वो म्यूटेशन का रिजल्ट है। क्या जरूरी है दो ही फिनोटाइप दिखाई दें? कई बार दो भी और कई बार दो से, वो डिपेंड करेगा म्यूटेशन कितनी बार। जैसे जैसे म्यूटेशन होते जाएंगे नए नए फिनोटाइप आते जाएंगे, नए नए फिनोटाइप, तो वेरिएबिलिटी बढ़ती जाएगी। बना। तो अगले वीक में कोई छुट्टी तो नहीं लगेगी ना? अबे पेपर सेट करना है ना यार, अगले वीक में पेपर है ना तुम्हारा। तो कहां तक का टॉपिक होगा वहां तक पेपर सेट, थोड़ा आगे का सेट कर दो पेपर, टिल देन टॉपिक। ये जो पुराने पापी है वो तो कह रहे हैं सर चलने दो। 6 क्लास का मतलब हमारा टर्म्स, मेंडलिज्म, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड। मेंडलिज्म भी पूरी हो पाएगी भी, बॉस मेंडलियन जेनेटिक स्टार्ट हो जाएगी, हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, मेंडलियन जेनेटिक्स से ले लेते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, पैक क्रॉस एंड द रेसिप्रोकल क्रॉस, है ना? यहीं तक लेते हैं फिर।
थोड़ा सा स्ट्रगल करो, लिंकेज तक पेपर बनाया था नहीं, फिर मेरे को होम असाइनमेंट देने पड़ेंगे, क्यों क्वेश्चन का कलेक्शन तो चाहिए ना यार। अगला पेपर 21 दिन के बाद आएगा, और 21 दिन का मतलब आपका क्लासिकल पूरा हो जाएगा, मॉलिक्यूलर शुरू हो जाएगा। अभी सोचा ही नहीं। अब अगर टॉपिक ऐसा है और क्वेश्चन ज्यादा है तो मेंडल की स्पेलिंग पूछूंगा। समझ तो तुम गए। अब टॉपिक बड़ा होगा तो क्वेश्चन अच्छे मिल जाएंगे, और टॉपिक छोटा है तो पूछेंगे जीजे मेंडल का पूरा नाम क्या था, उसका जन्म कौन से साल में हुआ था। अच्छा एक काम करते हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म और प्लियोट्रॉपिज्म, यहां तक का कर दूं पूरा। पर मेरे से पूरा नहीं हो पाएगा, मैं बोल रहा हूं। चलेगा? कर लोगे? जिनकी ना है वो हाथ उठाओ, तो तुम पेपर देने नहीं आओ। ना है जिनकी तरफ से नहीं होना चाहिए, यहां तक का सिलेबस। रे नशेड़ी, अबे सस्ता नशा मत किया कर, डंगा किया कर। चलो वेट करते हैं, फिर देखते हैं कहां तक होता है। अच्छा चलो, एक होमवर्क की फॉर्म में एक चैप्टर ऐड कर दूं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब चलेगा? ऐसे कर दे, कर लोगे अपने आप? डन। ये डन हो गया, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, है ना, और साथ में मेंडलियन जेनेटिक्स, ये कर लेते हैं। अरे बच्चों, हम इंडियन हैं, जब तक हमारे डंडा नहीं पड़ता हम नहीं पढ़ते। अब प्रेशर रहेगा ना, माइक्रोब्स आ रहा है, तुम याद भी कर दोगे। अरे होता है, और तुम तो वैसे भी लौंडे हो। यहाँ पे टाइम मैटर नहीं करता, यहाँ मैटर करता है एग्जाम की डेट कब है। सिलेबस तो एक रात में पूरा होता है। अच्छा ये सच्चाई है या नहीं है कि वास्तव में स्टडी की स्पीड कब बढ़ती है? जब एग्जाम की डेट आ जाती है क्या नहीं? उससे पहले नहीं बढ़ती। टाइम डजेंट मैटर, डेट बताओ। सिलेबस तो 2 साल में खींच देंगे हम, 2 दिन में खींच देंगे। है ये है तो है। तू मेरे साथ चलेगा? ये अलग ही दीवाना हो रखा है। जीनोम। है? अच्छा तू ले ले। कॉल मेरा, टेंशन इसको है? पर ये भुगत भोगी होगा, शादी होगी उसकी। बताओ, घर से बीवी का कॉल आ जाती मारेगी। है? बोर्ड पर, बोर्ड पर बच्चों, बोर्ड पर सुनो ध्यान से। जब कभी जीनोम की बात होती है ना, जीनोम की बात हमेशा एक हैप्लॉइड सेल पर होती है, या मैं क्या कह दूं, गैमीट। बोर्ड पर ध्यान देना सारे बच्चे। हमारी एक हैप्लॉइड सेल है, हैप्लॉइड सेल का मतलब एन, है ना। हमारी एक हैप्लॉइड सेल में कितने क्रोमोजोम है? 23 क्रोमोजोम। हमारी जो एक हैप्लॉइड सेल है, इस हैप्लॉइड सेल में कितने क्रोमोजोम है? 23। तो हम यहाँ पे क्रोमोजोम दिखाते हैं, क्रोमोजोम नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन 23। इज इट क्लियर? अब इन 23 क्रोमोजोम पर 23 जीन है, या 23 क्रोमोजोम पर हजारों जीन है? तो जितने भी जीन इस एक हैप्लॉइड सेल में होते हैं, वो सारे जीन क्या कहलाते हैं? जीनोम। क्या कहलाते हैं? हमारे इस 23 क्रोमोजोम पर लगभग 25,000 से
30,000 जीन है। एनसीईआरटी का ऑथेंटिक डेटा अगर करेंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 25,000 से लेकर 30,000। अभी समझो बच्चे सारे, क्लियर है? मतलब हमारा जो एक गैमीट है, हमारा जो एक स्पर्म है, हमारा जो एक ओवा है, क्या इस एक स्पर्म में हर एक कैरेक्टर का जीन है या नहीं है? यहां तक तो क्लियर है। लेकिन उस जीन की केवल एक ही फॉर्म है। उस जीन की केवल एक गैमीट में हर एक कैरेक्टर का जीन तो होगा या नहीं होगा, बट उसकी केवल एक ही फॉर्म होगी। अब अगर मैं इस पॉपुलेशन लेवल पर आ जाऊं, तो क्या इस पॉपुलेशन में भी हर एक कैरेक्टर का जीन है या नहीं है, बट उसकी एक फॉर्म है या उसकी सारी फॉर्म है? जैसे मेरे एक गैमेट में ब्लड ग्रुप का जीन है या नहीं है, लेकिन कौन सा है? या तो आई ए है, या आई बी है, या फिर मतलब तीनों होंगे, या तीनों में से कोई एक होगा। पॉपुलेशन में आ जाओ, तो अगर मैं पॉपुलेशन लेवल पर आ जाता हूं, तो वो जीनोम या जीन पूल, और एक हैप्लोइड लेवल पर रहे तो वो, और पॉपुलेशन लेवल पर आ गए तो हैप्लोइड में रहेंगे तो, और पॉपुलेशन में आ जाए तो। इसी ब्लड ग्रुप के एग्जांपल को लेकर आगे बढ़ते हैं। ब्लड ग्रुप की रेफरेंस में एक गैमीट में कितनी फॉर्म है? एक। ऑर्गेनिज्म में और पॉपुलेशन में सारी। तो जैसे मैं पॉपुलेशन लेवल पर आऊंगा, तो पॉपुलेशन लेवल पर आने पर क्या कहलाएगा वो? अब हमारे इस पॉपुलेशन में 50 मेंबर बाहर से और नए आ गए। आ गए। जो भी हमारा जीन पूल था उसको हमने एक बार कंसिडर कर लिया ना। अब 50 मेंबर और अगर आए, तो हो सकता है 50 मेंबर की फॉर्म में हमें दो नई फॉर्म और मिल जाए। दो नई फॉर्म, तो हमारा जीन पूल क्या हो गया? नैरो हो गया या वाइड हो गया? और अगर यहां से 50 मेंबर बाहर निकल जाए, तो हमारा जीन पूल नैरो होने के चांस होंगे या नहीं होंगे? इकोलॉजी ठोकनी। एमिग्रेशन एंड द इमिग्रेशन। इमिग्रेशन एंड द, कौन सा बेनिफिशियल होता है? इमिग्रेशन, उसे जीन पूल बढ़ता है, जीन पूल। और रिवर्स में जाओगे तो जीन पूल। तो आज बहुत बड़ी समस्या चल रही है ना, एक्सटिंक्शन के चांस बढ़ते जा रहे हैं ना। तो जीन पूल क्या होता है? धीरे धीरे पॉपुलेशन अगर स्मॉल है, उसका मतलब उसका जीन पूल नैरो है, और नैरो है तो वेरिएबिलिटी, तो अडेप्टेबिलिटी, तो सर्वाइबिलिटी। और अगर जीन पूल वाइड है, अब गवर्नमेंट स्टेप ले रहे हैं ट्राइबल्स के केस में, कि ट्राइबल्स की पॉपुलेशन को क्या करें? स्टेबल कर रहे हैं। जो जहां उसको स्टेबल किया जा रहा है, उसको बिखरने से रोक रहे। अगर वो बिखर गए, तो उनका जीन पूल नैरो होता जाएगा या ब्रॉड होता जाएगा? तो उनके एक्सटिंक्शन के चांस बढ़ते जाएंगे। क्या अंतर है जीनोम में और जीन पूल में? समझ में आई बात? मतलब जीनोम में हर एक करेक्टर का जीन है या नहीं है, और जीन पूल में भी। बस अंतर क्या है? एक जीनोम में एक जीन की केवल एक ही फॉर्म आएगी, एक जीन की केवल, जबकि जीन पूल में सारी फॉर्म आ जाएगी। एक जीनोम में एक जीन की एक ही फॉर्म, और जीन पूल में। अब 50 मेंबर अगर बाहर से आए, तो इससे बच्चों हमारा जीनोम बदला या हमारा जीन पूल बदला? अरे वो आकर हमारे में समा थोड़ी गए। हमारे में समाये या पॉपुलेशन के अंदर आए। अब केवल आने से कुछ नहीं होगा, उसको वहां पे रिप्रोडक्शन भी करना है। वो केवल आए हैं, ये ट्रांजिशनल चेंज है, वापिस चले जाएंगे। अब वहां पर वो आए, रिप्रोडक्शन हुआ, उनका आगे बच्चा हुआ, तो वो जो बच्चा आगे बनना, क्या वो एक नया कॉम्बिनेशन आएगा या नहीं आएगा? तो क्या उसको नए जीन मिलने के चांस है या नहीं है? तो उसकी अडेप्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उसकी अडेप्टेबिलिटी। तो याद, माइग्रेशन इज ए इंपॉर्टेंट प्रोसेस। माइग्रेटरी बर्ड शुड बी वेलकम, शुड बी, क्योंकि वो हमारे जीन पूल को बढ़ाते हैं। इज इट क्लियर? लिखेंगे जीनोम, बस जीनोम लिख लो, पक्का लिखा दूंगा। सम टोटल ऑफ ऑल द जीन, सम टोटल ऑफ ऑल द जीन that are found in a haploid cell.
that are found in a haploid cell oblique single set of chromosome that are found in a haploid cell oblique single set of chromosome. है ना शेडी? सिंगल सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेट ऑफ। अब हिंदी में क्या लिखो, एक जीनोम में सभी करेक्टर के जीन होते हैं, एक जीनोम में सभी करेक्टर के जीन होते हैं, बट एक जीन की केवल एक ही फॉर्म होती है। एक जीनोम में सभी करेक्टर के जीन होते हैं, बट सभी जीन की केवल एक ही फॉर्म होती है ना? अब हमारे में हर एक करेक्टर के लिए जीन है या नहीं है? बट हमारे में उसकी एक फॉर्म है या दो फॉर्म है? हमारे में दो फॉर्म है, एक स्पर्म के थ्रू आई है और एक ओवा के थ्रू आई है। स्पर्म में कितनी फॉर्म थी? ओवा में। तो हमारे में स्पर्म में, ओवा में, तो हमारे में। तो हम किससे रिजेंबल करेंगे, डिपेंड करेगा हमें डोमिनेंट फॉर्म किससे मिली है, हमें। ठीक है, बाकी थैंक यू। हेलो। हेलो। टेस्ट शेड्यूल अपडेट हो गया है, देख लेना। और कल ऑफ है आपका।